संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे है? देखते देखते इतवार आगे, हफ्ता सिरागे। भाई आजकल तो पता नहीं चला थे कब सोमवार होते कि कब इतवार होते, लेकिन जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई के क्रम टूटना नहीं चाहिए। एक आज के न्यूज जो है लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हूँ फिर एक घर। तो चला शुरू करबो बिना समय खराब करे। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो आप शुरू करबो और अब हिंदी में शुरू करेंगे। तो पहले न्यूज से बात करते हैं। बीजापुर। बीजापुर आप सबको पता है छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला, जो कि विशेष पिछड़े जिलों के रूप में गिना जाता है। और इसीलिए नीति आयोग की एक योजना जो रही, जिसमें आकांक्षी जिलों को बेहतर बनाने की योजना चलाई जा रही है, इसमें हमारे यहाँ 112 कुछ जिले हैं पूरे देश में से, उसमें बीजापुर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से शामिल है। और इस साल आकांक्षी जिलों में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले जो जिले रहे, उसमें बीजापुर टॉप पर रहा, पहले स्थान पर रहा। यदि बीजापुर को प्राप्त अंक की बात करें तो 50.4 अंक प्राप्त करके बीजापुर ने फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। बाकी सभी आकांक्षी जिलों, जितने भारत में 112 अन्य जिले हैं, उन सभी में ध्यान ये रखना जरूरी है कि ये जो आकांक्षी जिला की रैंकिंग है वो किन आधारों पर तय होती है। इसमें 5 मुख्य बिंदु होते हैं, जिसमें एक तो स्वास्थ्य और पोषण होगा, ध्यान रखिए, 2 अलग अलग नहीं है, स्वास्थ्य और पोषण एक है। इसके अलावा शिक्षा है। अगला है कौशल विकास। अब कौशल विकास के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वित्तीय समावेशन। जिन लोग को वित्तीय समावेशन नहीं पता, सरल शब्दों में बता दूं, लोगों का बैंक खाता खोले और उसमें उसके माध्यम से भुगतान आदि हो रहा हो, या जो वो कार्य कर रहे हैं उसकी पेमेंट आदि हो रही हो, जैसे उज्ज्वला योजना का धन उसमें पहुंच रहा हो, मनरेगा की पेमेंट आ रही हो, ये वित्तीय समावेशन देखा जाता है। इसके अलावा कृषि और जल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन आधार पर ये गणना की जाती है, इनके विकास का कोशिश किया जाता है। तो 5 पॉइंट है, पॉइंट याद रखना, क्या पता यही पूछ ले कि कौन कौन से बिंदु हैं। तो अब बात करेंगे कि इनमें किन आधार पर यह मॉनिटरिंग होती है। तो 3 आधार बनाए गए हैं, अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। सवाल यह है कि अभिसरण क्या होता है। अभिसरण यानी केंद्र और राज्य के जो क्या है अमाउंट मिलती है विकास के लिए, केंद्र की तरफ से भी कुछ धनराशि, राज्य की तरफ से भी धनराशि, कौन सा जिला उसको कितने बेहतर रूप में खर्च करता है, इसका अध्ययन अभिसरण कहलाता है। दूसरा अगर बात करें सहयोग की, तो यानी प्रशासन और नागरिकों के बीच आपस में जो सहयोग है उसको इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी मॉनिटरिंग का एक पैमाना बनाया जाता है। और तीसरा होता है प्रतिस्पर्धा, यानी कि बाकी के जो आकांक्षी जिले हैं उनके मुकाबले आपका जिला कैसा कार्य कर रहा है। ये मॉनिटरिंग के पैमाने हैं, पैरामीटर हैं, और इन सब पे खरा उतरते हुए जो हमारा बीजापुर जिला है वो आकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पर रहा। तो बधाई हो जिले को भी और उसके प्रशासन को भी। बात करते हैं अगले न्यूज पे। तो देखिए, कल नागपंचमी थी और नागपंचमी से जुड़े हुए बहुत सारे समाचार आ रहे थे, और इसी एक क्रम में समाचार था तपकरा से भी। आपको कल भी बताया था कि तपकरा जो है हमारा जशपुर का, वो छत्तीसगढ़ का नागलोक कहलाता है। और यहाँ बहुत दिनों से, इनफैक्ट मैं कहूँ तो 2016 के आसपास से एक पेंडिंग जो पड़ा हुआ काम है वो है सर्प विष संग्रहण केंद्र। ये बनाए जाने का अनाउंसमेंट हुआ था, अभी तक इसमें बहुत कुछ काम नहीं हुआ है, अभी भी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगेन समाचार पत्रों में से कल फिर खबर बना करके उठाया गया, तो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। सर्प विष संग्रहण केंद्र बनाया जा रहा है तपकरा जशपुर में, और ये प्रदेश का अपने किस्म का पहला होगा। स्नैक पार्क तो आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में दूसरा होगा, ऐसा न्यूज में लिखा हुआ था, पहले स्थान का मेंशन नहीं था। और जब इसके बारे में मैंने खोजा तो मुझे पता चला कि सर्प विष संग्रहण केंद्र बहुत सारी जगह पे है। पुणे में भी है, कोयम्बटूर में भी है, इसके अलावा केरल के भी एक आध जगह, या अगर देखें कर्नाटक की भी एक आध जगह पे ये ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसा बोलना कि देश का दूसरा होगा, इससे बेहतर आप याद करें कि छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा केंद्र बनने वाला है, यानी हमारे प्रदेश का ऐसा पहला केंद्र बनने वाला है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना करेगी। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो भाई सांप के जहर से ही एंटी वेनम बनाया जाता है, यानी कि जहर की काट जहर ही होती है। इसी सिद्धांत पर सांप का जहर निकाल करके जहर की काट तैयार करने की दवाई बनाई जाएगी। बात करते हैं अगली न्यूज पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और अभी हाल फिलहाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल जी, उन दोनों के बीच टकराव दिख रहा है इस बात को लेकर के। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए कि कितने घर बनाए जाने का फैसला किया गया है। 2020-21 के लिए 1,57,815 मकान इस साल ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने वाले हैं। किसी जिले में 4,000, किसी जिले में 7,000, किसी जिले में 8,000, लेकिन सबसे ज्यादा जिस जिले में मकान बनेंगे इस योजना के तहत वो सरगुजा जिला है। 12,000 मकान इसके भीतर इस योजना के तहत बनाए जाएंगे।
ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने की ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान रखें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है यानी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। बात करेंगे अगले न्यूज पर, यानी छत्तीसगढ़ के एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर, कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस, और ये बहुत सरदर्द बना हुआ है। इस पूरे साल को इसने बर्बाद कर रखा है, लेकिन इसमें कुछ प्रयास भी हो रहे हैं। इस प्रयास के तहत आपको मैं एक न्यूज बताया था कि दुर्ग में होम आइसोलेशन की शुरुआत हो रही है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब इसे दुर्ग से बढ़ा करके रायपुर तक भी ले जाया जा रहा है। ध्यान ये रखने की जरूरत है, यहाँ होम आइसोलेशन उसी व्यक्ति का हो सकेगा जिनके घर में 2 टॉयलेट हो। अब टॉयलेट क्यों जरूरी है भाई? आप कोविड-19 वाले पेशेंट का टॉयलेट और दूसरे घर वालों का टॉयलेट अलग नहीं करेंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा होगा। इसलिए ऐसे घरों को चुना जाएगा जहां ये संभव हो सके। ध्यान ये रखा जाएगा कि आप मरीज में सच में होम आइसोलेशन में भी इलाज करा सकने की क्षमता है या नहीं, उसके आधार पर फिर ये निर्धारण किया जाएगा। लेकिन न्यूज इससे बड़ी है, छत्तीसगढ़ में भी अब दिल्ली की तर्ज पर प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से या प्लाज्मा वाली पद्धति के माध्यम से कोविड-19 का इलाज जो है वो शुरू किया जाएगा, और इसकी शुरुआत जाहिर सी बात है राजधानी रायपुर से होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज थी। बात करेंगे अगला, पढ़ई तुहर द्वार योजना। ये भी लगातार चर्चा में रही है जब से कोविड-19 फैला हुआ है। पढ़ई तुहर द्वार योजना में अब एक नई पहल की जा रही है। हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन की सहायता से पढ़ाई करने में असमर्थ है। किसी के पास इंटरनेट की सुविधा है, किसी के पास फोन की सुविधा है और किसी के पास दोनों नहीं है। तो अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव के बच्चों की पढ़ाई होगी। अब इसमें कालखंड बांटा जाएगा कि 10वीं के लिए अलग लाउड स्पीकर बजे, 11वीं के लिए अलग लाउड स्पीकर बजे, चौथी के लिए अलग, 5वीं के लिए अलग। पता नहीं है किस तरह से किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत बस्तर से की जाएगी। कहां से आया ये आइडिया? तो इसका उत्तर भी छत्तीसगढ़ में ही छुपा हुआ है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ये प्रयास करके देखा गया था, जहां लाउड स्पीकर में कोर्स सुनाया जाता और बच्चे घर के बाहर आंगन में या देहरी में बैठ करके अपना काम करते पढ़ाई के साथ साथ। तो अब ये योजना बस्तर में लागू करके देखी जाएगी, देखते हैं कितना सफल होता है। बाकी पढ़ाई का मजा तो लोगों के साथ आमने सामने बैठ के आता है। अब आप और हम एक दूसरे से सवाल जवाब कर सके, इससे बेहतर क्या होता। लेकिन कमेंट बॉक्स पे आप अपने सवाल करना मत भूलिएगा ताकि हम और आप जुड़े रह सके। बात करते हैं अगली न्यूज पर, छत्तीसगढ़ और गुजराती संस्कृति का मेल मिलाप। तो भाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों के लोग दूसरे राज्यों के लोगों को जाने, समझे, उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके पहनावे आदि सब से एक दूसरे को जान सके, समझ सके या वाकिफ हो सके। तो इसके लिए इस योजना को बनाया गया था, और इसमें छत्तीसगढ़ का जो सह राज्य है या कहें हम पार्टनर स्टेट, तो गुजरात को बनाया गया है। तो उपलब्धि है गुजरात और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए, और वहां के छात्र आपस में लोक कला और संस्कृति आदि का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण ये सब भी ऑनलाइन होगा। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है हमें कि जनवरी में, इसी साल की जनवरी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्च के बाद तो सब कुछ खराब हो गया, जनवरी की बात कर रहा हूँ। और जनवरी की बात के दौरान एक ऐसा आयोजन किया गया था जिसमें गुजरात के कुछ छात्र छत्तीसगढ़ आए थे। नेहरू युवा केंद्र, यहाँ ये सम्मेलन हुआ था। 50 छात्र वहां से आए थे, 50 छात्र छत्तीसगढ़ के भाग लिए और आपस में एक दूसरे की कला संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। तो अब ये भी ऑनलाइन माध्यम से संभव होगा। ध्यान रखें, ये जुलाई से नवंबर तक योजना चलाई जानी है। बात करेंगे अगली न्यूज पे, शहीद कौशल यादव। अब देखिए, आज कारगिल विजय दिवस है और हमें जो हमारे लिए शहीद हुए हैं उन सबको याद करना बहुत जरूरी है। हमें उनको श्रद्धांजलि देना जरूरी है। आप और हम घर में सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि हमारे लिए कोई सीमा पर खड़ा है। ये लाइन बड़ी चीजी लगती है लेकिन सच है, और इसको मानने से किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। तो आप याद रखें शहीद कौशल यादव को, जो कि कारगिल वॉर के हीरो रहे। भिलाई से इनका संबंध, भिलाई में उनका स्मारक भी है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर बात करते हैं। कमल शुक्ला, कमल शुक्ला पत्रकार हैं। भाई, पत्रकारों का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर वो ईमानदारी से करें। तो आज की तरह वो गोद में बैठ करके न्यूज एंकरिंग करने वाले मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई बात करें पत्रकार, ईमानदार पत्रकारिता करे तो उसका सम्मान होना बड़ा जरूरी है। तो कमल शुक्ला वो भी पत्रकार हैं और उनका भी सम्मान हुआ। सम्मान उनको प्राप्त हुआ लोक जतन पुरस्कार के रूप में। मध्य प्रदेश का ये एक बहुत फेमस अखबार है लोक जतन, और इसलिए भोपाल और रायपुर दोनों के यानी दोनों राजधानियों को एक साथ ऑनलाइन जोड़ करके एक कार्यक्रम किया गया जिसमें इन्हें यह सम्मान दिया गया। अब ये जान लेना जरूरी है कि कमल शुक्ला किस क्षेत्र के पत्रकार हैं। तो बस्तर अंचल के दुख दर्द और वहां की कहानियों को लोगों के सामने लाने वाले पत्रकार हैं कमल शुक्ला। उन्हें ये सम्मान इसलिए ही प्राप्त हुआ है। बात करेंगे अगले न्यूज पे, बस्तर पे हैं तो दंतेवाड़ा भी चलते हैं। दंतेवाड़ा में एक फिर अगेन कल नाग पंचमी थी, उससे जुड़ी हुई एक और खबर छपी थी और वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। दंतेवाड़ा में एक जगह पड़ती है बारसूर, बारसूर के पास 15 किलोमीटर की दूरी के आसपास नागफनी नाम का एक
गांव है और इस नागफनी नामक गांव में नाग जी का यानी नाग का एक मंदिर है जो कि छिंदक नागवंशीय शासकों के द्वारा बनाया गया पता चलता है या मालूम होता है। छिंदक नागवंशी छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक वंश रहा था, जिसमें एक जगदेव भूषण नाम के शासक आते हैं और अंतिम शासक की ओर अगर हम चलें तो राजा हरिश्चंद्र देव का एक नाम सुनाई देता है आपको। तो ये गौरवशाली जो इतिहास रहा है वो जो है इसके साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं इस जगह से। अब इसमें एक चीज और पता चलती है कि इस मंदिर के अन्य जो साक्ष्य हैं वो बारसूर के सिंगराज तालाब में अवशेष के रूप में भी प्राप्त होते हैं, यानी उस मंदिर के भग्नावशेष टूटे हुए अंश यहाँ भी प्राप्त होते हैं। ये सारा कुछ इस न्यूज में छपा हुआ था। खैर बड़ा समारोह तो नहीं हुआ लेकिन ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई। बात करेंगे चित्रोत्पला गंगा। तो आप सब जानते हैं महानदी के बहुत सारे नाम हैं, चाहे वो कनकनंदा हो, चाहे वो महानंदा हो, चाहे वो महाश्वेता हो, फिर चाहे आप उसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहिए। चित्रोत्पला गंगा भी उन्हीं में से एक नाम है। पुराणों में यह नाम का जिक्र मिलता है। भगवान राम भी शबरी नारायण पहुंचे थे तो इस नदी का जिक्र मिलता है। ध्यान ये रखने की जरूरत है, शबरी नारायण वाले जगह को एक संगम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर शिवनाथ नदी और जोग का संगम होता है महानदी के साथ, और इस संगम पर भी बहुत सारे लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं। अभी प्रयागराज पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए जांजगीर चांपा और आसपास के जिले के लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और इसलिए ये जगह फिर से चर्चा में है। वैसे शिवरी नारायण हमेशा चर्चा में रहती है, आप भी याद रखें, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और उसके बगल में खरौद भी है, घूम के आइएगा कभी जाने का मौका मिले तो। बात करते हैं सती बाघमार की। सती बाघमार छत्तीसगढ़ की महिला पहलवान है। अब भाई नागपंचमी और पहलवानी का ना बड़ा ऐसा पहलवानी वाला ही रिश्ता है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल गठजोड़ बना के चलने वाला। तो इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। तो इस क्रम में एक छोरी को जानना है छत्तीसगढ़ की, जो कि महिला पहलवान के रूप में बहुत ख्याति अर्जित की। नाम है सती बाघमार, जो कि रायपुर क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और दंतेश्वरी अखाड़ा की एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर भी है। वर्तमान में जिम संचालित करते हैं। खैर ये तो दूसरी बात हो गई। इन्हें छत्तीसगढ़ केसरी और छत्तीसगढ़ की शेरनी जैसी उपाधि प्राप्त हुई है अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में, तो ये ध्यान रखेंगे इन्हें। और अशोक यादव वो पहले व्यक्ति माने जा सकते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में महिला कुश्ती को बढ़ावा दिया था और महिला को अखाड़े में लेकर के आने की शुरुआत की थी इन्होंने। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो अब आपके लिए है, ये काम आप करके देंगे। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में बास्ता किसे कहा जाता है। हाँ, बास्ता किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर चाहिए। दूसरा आपको बताना है बारिश के लिए कौन से देवता की पूजा बस्तर अंचल में की जाती है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा, दलपत सागर क्यों महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए। ये 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके अपने विचार मुझसे शेयर करते रहिए और वीडियो को शेयर करिए यार अपने दोस्तों से। हमारा परिवार बढ़ते बढ़ते 1700 लोगों तक पहुंच गया और इसमें आप सबका हाथ है। मैं आप सबका बहुत दिल से आभारी हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ आप ध्यान रखें अपना और अपनों का। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।